उपस्थित हमारे साथी विद्वान अपर महाधिवक्तागण, श्रीमती श्यामा शाही, इस सभागार में उपस्थित सभी विद्वान सरकारी अधिवक्तागण, महिला साथी महिला अधिवक्तागण, असिस्टेंट काउंसिल्स, एडवोकेट जनरल ऑफिस के सभी पदाधिकारी कर्मचारीगण, यहाँ बहुत ऐसे विद्वान अधिवक्ता हैं जो सरकारी पैनल में नहीं हैं, वो सभी समस्त साथी अधिवक्तागण, मीडिया के साथीगण और सबसे प्रमुख हमारे परमानेंट चेयरमैन श्री इनके चेयरमैन बनने के लिए किसी संस्था की आवश्यकता नहीं है, ये परमानेंट चेयरमैन है और लाइफ लॉन्ग। मैं बहुत अभिभूत हूँ। डॉक्टर रायसुल ने शेरो शायरी से आज इस महफिल को जब कार्यक्रम में जो ओज भरा है, मैं बहुत अभिभूत हूँ और साथ ही साथ मुझमें अति प्रसन्नता भी है कि समस्त अधिवक्तागण आज के इस कार्यक्रम में पिछले कुछ दिनों में जो कार्य किए गए हैं उसके प्रति वह आह्लादित हैं, अपना आभार व्यक्त कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि आभार व्यक्त करने की कोई आवश्यकता नहीं है, इसलिए कि ये उनका अधिकार है। मैंने उन्हें कुछ और नहीं दिलवाया है, उनका जो अधिकार है, जो बहुत दिनों से उन्हें प्राप्त नहीं हो रहा था, वही दिलाने की चेष्टा की है। ये ठीक कहा रायसुल हक साहब ने कि जब मैं मंत्री पद पर नहीं रहा तो मैंने पुनः जनवरी 2016 में हाई कोर्ट ज्वाइन किया, प्रैक्टिस कर रहा था। कुछ परिस्थितियां थी, मुझे पुनः महाधिवक्ता बनने का अनुरोध बारंबार सरकार से प्राप्त हो रहा था। मेरी इच्छा नहीं थी, उस पद पर मैं रह चुका था पहले, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने कहा कि आपसे मेरा रिश्ता राजनीतिक नहीं है, व्यक्तिगत रिश्ता है, आज मुझको आपकी आवश्यकता है। फिर मैं ना नहीं कह सका अंत में, लेकिन मैंने पहली शर्त रखी कि मैं महाधिवक्ता तब बनूंगा जब समस्त बिहार के सरकारी अधिवक्ताओं के मानदेय में और उनके फी में सम्मानजनक बढ़ोतरी आप करने को आए। ये पहली शर्त, ये करने के लिए सरकार अगर तैयार होगी तो मैं स्वीकार करूंगा। उन्होंने उसी समय मुख्य सचिव को बुलाया, वित्त सचिव को बुलाया और कहा कि शाही जी जिस प्रकार कहते हैं फीस बढ़ाने को, आप लोग 1 सप्ताह 10 दिन के अंदर उसको संपन्न करिए। मेरी इच्छा तो कुछ और बढ़ाने की थी, लेकिन वित्त विभाग का काम है, वो कैंची का प्रयोग करता रहता है, उसका काम ही है और करना भी चाहिए। वित्त विभाग की ये जिम्मेवारी है कि राज्य के लोक धन का ठीक से रख रखाव करे, उसका दुरुपयोग न हो। अंततोगत्वा
मैंने कहा कि इससे कम पर मैं सहमत नहीं हूं। अगर करना है करिए, नहीं करना है बतला दीजिए, तो फिर आगे बात सोची जाएगी। और अंत में वित्त विभाग ने सहमति प्रदान की। मैंने उसमें जोड़ा कि ये सिर्फ अधिवक्ताओं, पटना उच्च न्यायालय के अधिवक्ताओं के लिए नहीं, समस्त बिहार के अधिवक्ताओं के लिए होना चाहिए। और साथ साथ सबसे खराब स्थिति अधिवक्ताओं के क्लर्क्स की है, उनकी भी सब, उनके फीस के भी समायोजन वृद्धि हुई। मैंने यहाँ तक कहा कि इसमें प्रावधान कर दीजिए, बार बार आपके यहाँ आने की आवश्यकता नहीं हो, प्रावधान कर दीजिए कि प्रत्येक कुछ अंतराल के बाद ये स्वतः रिवाइज हो जाए। वाह, स्वतः रिवाइज होने का क्लॉज तो उन लोगों ने डाला नहीं, लेकिन होगा। सरकारी तंत्र में कुछ न कुछ पेच रहता है, पाए लोग ढूंढ निकालते हैं, तो उन्होंने वो क्लॉज नहीं डाला। अगली बढ़ोतरी में मैं सुनिश्चित करूंगा कि वो क्लॉज में डाल दिया। मुझसे महाधिवक्ता कार्यालय के पदाधिकारीगण बार बार कह रहे थे कि आपके रहते फीस जो लॉ डिपार्टमेंट में अप्रूव होता था वो यहाँ आ गया। मुझे मालूम है कि जब तक विधि विभाग के पास फी अप्रूव करने की अथॉरिटी थी, सभी सरकारी वकील को लॉ डिपार्टमेंट का चक्कर काटते काटते, और कुछ जो पब्लिकली नहीं बोला जा सकता है, अब तब कहीं जाके वर्षों में फीस प्राप्त होता था। तो मैंने वित्त विभाग के सामने एक प्रस्ताव रखा कि बिल का चेकिंग हाई एडवोकेट जनरल के कार्यालय में होता है, ये प्रति हस्ताक्षर करने के लिए विधि विभाग क्यों जाएगा? हमको आप एक्सप्लेन कीजिए। उस पर काफी मंत्रणा हुआ। विधि विभाग को घोर आपत्ति थी, होनी भी चाहिए थी उनको, लेकिन उस आपत्ति के बावजूद मैं धन्यवाद देता हूं लोकेश जी वित्त में व्यय सचिव थे, उन्होंने कहा कि नहीं, प्रति हस्ताक्षर की कोई आवश्यकता नहीं है, एडवोकेट जनरल ऑफिस कॉम्पिटेंट है, वहीं से फीस अप्रूव होगा, वहीं से फीस होगा। तो जब वह आ गया तो महाधिवक्ता कार्यालय के पदाधिकारीगण ने इसको कहा कि स्वतंत्र कार्यालय होना चाहिए। मैंने कहा बात तो ठीक बोल रहे हैं आप। मैंने पहल की, वित्त विभाग को पुनः आपत्ति हुई, विधि विभाग को पुनः आपत्ति हुई, उस आपत्ति का भी निराकरण किया गया। और संयोग से उस दिन कैबिनेट मीटिंग थी, जटाशंकर जी यहाँ उपस्थित हैं। 2 बजे विधि विभाग से संचिका आई मीटिंग के लिए एजेंडा, तो मैंने एजेंडा का वेटिंग किया। वित्त विभाग को मैंने दूरभाष पर कहा कि आज के कैबिनेट में ये एजेंडा जुड़ना चाहिए, तो उन्होंने असमर्थता व्यक्त की। मैंने कहा कि आप चिंता मत कीजिए, आप मुख्यमंत्री सचिवालय पहुंचा दीजिए, ये जुड़ जाएगा। और मुख्यमंत्री महोदय के प्रधान सचिव को मैंने कहा कि आज इस एजेंडा को आप कृपया स्वीकार कीजिए और इस पर निर्णय कराइए। और 2 बजे से 4 बजे के बीच में वो एजेंडा कैबिनेट एजेंडा में जुड़ा, उस पर निर्णय हुआ। और स्वतंत्र विभाग का यह मतलब नहीं है कि लॉ डिपार्टमेंट से बिल्कुल अलग हम हो गए। रूल्स ऑफ एक्सिक्यूटिव बिजनेस, यहाँ सभी माननीय विद्वान अधिवक्तागण हैं, रूल्स ऑफ एक्सिक्यूटिव बिजनेस में लॉ डिपार्टमेंट की कुछ भूमिका है, उसमें मैं संशोधन कराना भी नहीं चाहता। उसके 2 कारण हैं। उसमें संशोधन कराने पर इस डिपार्टमेंट का एक अलग मिनिस्टर भी होना चाहिए। यद्यपि कि मैं दर्जा प्राप्त कैबिनेट मंत्री हूं, परंतु उसके लिए मैं ओथ नहीं लिया हूं। तो
एक ओथ लेने वाला मिनिस्टर चाहिए। तो कहाँ मिनिस्टर को अब हम लोग इसमें दूसरी बात कि हम लोग बहुत जवाबदेही का काम करते हैं। हम लोगों की जवाबदेही को देखने के लिए हम लोग अपनी अपनी जिम्मेवारियों का निर्वहन समुचित ढंग से कर रहे हैं अथवा नहीं, इसको देखने के लिए विभाग होना ही चाहिए। इसलिए विधि विभाग की भूमिका है और वो भूमिका मेरे विचार से वो भूमिका रहनी चाहिए। लेकिन जो भूमिका उनकी नहीं रहनी चाहिए वो भूमिका हमने प्रयास कर एडवोकेट जनरल ऑफिस में मैं लिया। जैसे अब एडवोकेट जनरल का बजट अलग होगा, बजट का शीर्ष अलग होगा, उप शीर्ष अलग होगा। हम अपने ऑफिस के सुदृढ़ीकरण के लिए, उसकी योजनाओं के लिए एडवोकेट जनरल ही सक्षम होगा और उसकी स्वीकृति उस बजटीय प्रावधान के अंतर्गत करने के लिए हमें स्वतंत्रता मिल गई है। उपलब्धि अगर आप देखें तो जो क्रिटिक्स हैं वो इसको कहेंगे कि ये कोई ऐसी उपलब्धि नहीं है, लेकिन मेरा मानना है कि ये बड़ी उपलब्धि है, बहुत बड़ी एडवोकेट जनरल एक संस्था है और उस संस्था का संविधान में महत्व है। अकेला 2 ही पद हैं संविधान में, राज्य में एडवोकेट जनरल और केंद्र में अटॉर्नी जनरल। यही दोनों ऐसा पद है जो पदधारक अपने पद के अतिरिक्त दोनों सभाओं का सदस्य, राज्य में विधानसभा विधान परिषद और केंद्र में लोकसभा और राज्यसभा, इन दोनों का सदस्य होता है। किसी भी प्रोसीडिंग में भाग ले सकता है, किसी भी प्रोसीडिंग में बोल सकता है। ये ऐसा महत्वपूर्ण कार्य, महत्वपूर्ण जिम्मेवारी संविधान निर्माताओं ने और किसी पद के लिए नहीं सोची। यह सिर्फ एडवोकेट जनरल और अटॉर्नी जनरल के लिए ये प्रावधान किया गया। इसलिए उस प्रावधान की गरिमा को ध्यान में रखते हुए एडवोकेट जनरल की संस्था को समुचित प्रतिष्ठा मिलनी चाहिए और मैं आभारी हूं माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी का, जिन्होंने मैंने जब जो कहा उन्होंने कभी ना नहीं कहा और उन्होंने इस पर तुरंत कार्रवाई की, तुरंत निर्णय दिया। इसलिए मैं स्वयं और अपने समस्त सरकारी अधिवक्तागण की तरफ से माननीय मुख्यमंत्री महोदय को आभार व्यक्त करता हूं, जिनके नेतृत्व में ये निर्णय हो सके। उनकी तरफ से फीस बढ़ोतरी में कोई अड़चन नहीं डाला गया। उन्होंने कहा कि जो कहेंगे वही करिए, लेकिन वित्त विभाग थोड़ा बहुत करता है, उतना उसको स्पेस देना चाहिए। हम लोग वकील के साथ साथ, सरकारी अधिवक्ता के साथ साथ जिम्मेवार नागरिक भी हैं और जिम्मेवार नागरिक होने के नाते कि हम लोगों का भी दायित्व है कि हम ऐसा कुछ नहीं मांगे जो देना जो उचित न हो। इसलिए फीस की बढ़ोतरी हुई। मैंने ऑफिस को सिस्टमेटिक करने की कोशिश की। आप लोग बुरा नहीं मानेंगे, जब मैं 16 जनवरी को ज्वाइन किया तो मेरे पास ओपिनियन सेक्शन ने एक लिस्ट दिया। उस लिस्ट में 700 से ज्यादा संचिकाएं थी जो 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष से ओपिनियन पीछे बैठे हुए। ये अच्छे कार्य प्रणाली का द्योतक नहीं था, लेकिन मैंने किसी भी अपने साथी सरकारी अधिवक्ता को कुछ नहीं कहा। मैंने सिर्फ नोटिस सर्कुलेट किया कि आप ओपिनियन फाइल जो पेंडिंग है उसका निष्पादन कर दें। लेकिन मैंने ओपिनियन सेक्शन को कहा कि मैं किसी को कुछ नहीं कहूँगा,
ओपिनियन मैं खुद करूंगा। ठीक है, उससे बोझ बढ़ा, लेकिन ये इस 1.5 वर्ष में ओपिनियन के माध्यम से मैंने सरकारी विभागों को स्ट्रीमलाइन करने की कोशिश की है। यस, आप देखते होंगे आप बिल्कुल खत्म। कि जो 2-2, 3-3 साल में एलपीए फाइल करने के प्रपोजल्स आते थे, खत्म हो गया। उसमें काफी कमी आई है। एक तो मैं एलपीए सिर्फ डिपार्टमेंट का प्रपोजल है इसलिए मैं एलपीए अप्रूव नहीं करता हूं या एसएलपी अप्रूव नहीं करता हूं। अगर रिट कोर्ट में कोई एरर है तभी मैं करता हूं, अन्यथा नहीं करता हूं। दूसरा कि मैंने विभागों को कहा है कि 30 दिन है समय सीमा, 30 दिन के अंदर प्रस्ताव कम से कम एडवोकेट जनरल के यहाँ आना चाहिए। मुझे एक बात की खुशी है, अभी पूर्णतया सफलता नहीं मिली है, लेकिन मुझे एक बात की प्रसन्नता है कि अब कुछ एलपीएस 30 दिन के अंदर भी फाइल हो रहा है। अन्यथा लिमिटेशन, अभी मेरे साथ सरकारी अधिवक्ता महोदय थे, याद नहीं आ रहा है मुझे, पिछले सप्ताह मुख्य न्यायाधीश के यहाँ एलपीए में 3 वर्ष का विलंब था। फोर्स्ड अपॉइंटमेंट, रिट कोर्ट ने उसको सब कुछ देने का आदेश किया, उसका एलपीए 3 वर्ष के बाद फाइल हुआ। ये फाइल थे, जीपी 17 थे। चीफ जस्टिस ने पूछा कि ये 3 वर्ष का कंडोन कैसे होगा, क्यों डिले इतना है? तो मैंने उनको, अब और कुछ कहने को था नहीं, तो मैंने यही कहा कि हेल्थ डिपार्टमेंट का हेल्थ ठीक नहीं है। और दूसरा मैंने कहा कि ये फ्रॉड है, फ्रॉड में लिमिटेशन का कोई रोल नहीं है। He has procured appointment on the basis of fraud, इसलिए फ्रॉड में कोई लिमिटेशन नहीं लगेगा। मुझे खुशी है कि इस आर्गुमेंट को अप्रिशिएट करके चीफ जस्टिस ने इस ऑर्डर को स्टे किया। लेकिन ये किसी भी सरकार, हम सरकार के अंग हैं और ये हमारा दायित्व है कि सरकार ठीक ढंग से काम करे। तो ये किसी भी सरकारी कार्य करने की अच्छी संस्कृति और अच्छा तरीका नहीं है कि 30 दिन के लिमिटेशन को आप 3 साल स्ट्रेच करके ले जाएं। तो मैंने ये कोशिशें की हैं। मैं अपने ओपिनियंस में बहुत नेस्टी कमेंट्स करता हूं डिपार्टमेंट के काम करने के ढंग पर। मैंने पिछले 1 वर्ष से मैं प्रयास कर रहा हूं कि आपके डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग के ऑर्डर्स अपहोल्ड किया जाना असंभव है, क्योंकि आप डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग में प्रोसीजर्स का बिल्कुल ध्यान नहीं रखते हैं और आपके पदाधिकारी या तो अज्ञानी हैं या जानबूझकर ऐसा करते हैं। इसलिए डिपार्टमेंटल इंक्वायरी के लिए एक अलग संस्था स्थापित करें, जिस संस्था में ऐसे लोग हों जो स्किलफुल हों, जिनको डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग कंडक्ट करने का इल्म हो और जिनको जजमेंट्स, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट समझ में के जजमेंट्स के बारे में जिनको ज्ञान हो, वैसी संस्था आप बनाएं जिससे डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग में डिफेक्ट के चलते पनिशमेंट्स हाई कोर्ट के द्वारा इंटरफेयर न हो। क्योंकि ट्रैप केस, अब वो घूस लेता हुआ पकड़ा गया और डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग ठीक से कंडक्ट नहीं होने के चलते वैसा भ्रष्ट लोक सेवक पुनः नौकरी में सभी सुविधाओं के साथ बहाल होकर, और वो उससे हम क्या उम्मीद रख सकते हैं? वो जनता की कौन सी सेवा करेगा? मैंने कल फाइल में लिखा है कि मैं 1 साल से कह रहा हूं, चीफ सेक्रेटरी के सामने ये फाइल पुटअप कीजिए, और चीफ सेक्रेटरी मुझसे कटसी कॉल में आए थे। उन्होंने उनको मैंने पहला एजेंडा दिया
कि डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग के इंस्टीट्यूशन को स्ट्रेंथन कीजिए, उसमें न्यायपालिका के लोगों को लगाइए। ये आपके जो लोक सेवक हैं, इनका निहित स्वार्थ है, उसको सफलीभूत नहीं होने देना चाहते हैं, इसलिए आप न्यायपालिका के लोगों को लगाइए। ये क्वासी ये सेमी क्रिमिनल प्रोसीडिंग है, क्वासी जुडिशियल हम कहते हैं, लेकिन एक्चुअली वो सेमी क्रिमिनल है। तो इस प्रकार के सुधार की कोशिशें मेरे द्वारा सतत की जा रही हैं ताकि सरकारी कार्य में सुधार आए। मेरे बारे में बहुत कुछ कहा वक्ताओं ने, मेरे साथियों ने। मुझे अपने साथियों से आज से नहीं, जब से मैं वकालत पेशे में आया, जो मुझसे उम्र दराज थे उनका आशीर्वाद, जो मेरे सह उम्र थे उनका प्यार, और जो मुझसे छोटे थे उनसे सम्मान, ये मुझको हमेशा मिलता है। और मैंने हमेशा ये चेष्टा की कि ये जो सम्मान और स्नेह और आशीर्वाद मुझे मिल रहा है, उसको मैं किस प्रकार लौटाऊं, किस प्रकार मैं उसको रीपे करूं, इसकी कोशिश हमेशा हमने की। और कभी सफलता मिली, कभी सफलता नहीं मिली। आज अखबार में निकला है, झारखंड की सरकार ने सभी माननीय अधिवक्ताओं के लिए 5 लाख रुपए इलाज के लिए इंश्योरेंस की घोषणा की है। साथ साथ जो नए अधिवक्ता आते हैं उनके लिए स्टाइपेंड का 5,000 रुपया प्रति माह, और जो माननीय विद्वान अधिवक्तागण जो रिटायर कर रहे हैं उनके लिए पेंशन के लिए 14,000 रुपए देने की घोषणा झारखंड की सरकार ने किया है। वही यहाँ करा दीजिए। मैंने अखबार में पढ़ा, इसके पहले मैंने ट्रस्टी कमेटी में निर्णय लिया है कि किस प्रकार रिटायरमेंट और डेथ बेनिफिट को हम बढ़ा सकें। अभी स्टैम्प बढ़ते बढ़ते 25 रुपया हुआ है, लेकिन ट्रस्टी कमेटी का गठन मेरी समझ से 86 में हुआ था, 1986 में। 86 से ये करीब 38 साल में बहुत सारे विद्वान अधिवक्तागण रिटायर हो गए हैं या उनकी मृत्यु हुई है। इस कारण फंड से बाहर जाने वाली राशि फंड के आमदनी की तुलना में बहुत अधिक हो गई है। हर 2 महीने 3 महीने पर मैं मीटिंग करता हूं ट्रस्टी कमेटी की, तो लगभग 15 से 20 करोड़ रुपए उस एक मीटिंग का खर्चा है। खर्चा मतलब जो रिटायरमेंट बेनिफिट्स हैं या जो डेथ क्लेम्स हैं, मेडिकल क्लेम्स हैं। इसलिए मैंने ट्रस्टी कमेटी और बार काउंसिल के माननीय सदस्यों को के संज्ञान में ये बातें लाई हैं, और मैंने ये कहा कि ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि अधिवक्ताओं के हित के लिए जो योजना चलाई जा रही है उसमें अधिवक्ताओं की गलती से या अधिवक्ताओं की संलिप्तता के कारण 25 रुपए का स्टाम्प भी हम ठीक से नहीं बेच पा रहे हैं। उसमें भी जाल हो रहा है। ये किसकी जिम्मेवारी है? हम लोगों की जिम्मेवारी है। वो एक अलग मुद्दा है, लेकिन मैंने ये निर्णय किया कि सरकार से एक अनुरोध किया जाए कि ये स्टैम्प के वैल्यू को बढ़ाया जाए ताकि फंड में आमदनी हो, जिससे वर्तमान खर्च को हम उम्मीद तो कर ही पाए, और साथ साथ कोशिश हो कि जो अभी डेथ
क्लेम है और रिटायरमेंट बेनिफिट है उस राशि को भी बढ़ाया जाए। अब झारखंड के निर्णय से मैं अति उत्साहित हूं। मैं माननीय मुख्यमंत्री के समक्ष ये प्रस्ताव अगली मीटिंग में देने वाला हूं कि बिहार से अलग हुआ राज्य झारखंड, वहां ये सुविधा दी जा सकती है तो बिहार में भी विचार किया जाना चाहिए। एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा कि मैं आज यहां जो कुछ हूं, आई बी फेलिंग इन माई ड्यूटी इफ आई डू नॉट पे माई ट्रिब्यूट टू लेट राम बालक महतो। यस। उन्होंने मुझको 1986 से ग्रूम किया, मुझको पढ़ाया, मुझको लॉ सिखाया। 90 में मैं यंगेस्ट गवर्नमेंट लीडर था। यस, GP 7 उन्होंने ही बनाया। उनका आशीर्वाद और स्नेह मुझको आज यहाँ पहुँचाने में, उनका आशीर्वाद ये हमारे लिए संबल रहा। इसलिए मैं आज के इस अवसर पर उनको नमन करता हूं। स्वर्गीय राम बालक बाबू को सादर प्रणाम करता हूँ और मैं आपको ये वचन देता हूँ कि मैं जब तक इस पद पर आसीन हूँ, आपकी प्रतिष्ठा में कोई कमी नहीं आने देगा। जो मुझसे बन पड़ेगा मैं करूंगा। वकील हम अपने साथियों, अब खुद से मैं जो बोल दूं, लेकिन मैं अपने साथियों का क्रिटिसिज्म दूसरे के द्वारा नहीं सुनना चाहता। मेरे पास बराबर कंप्लेंट्स आते हैं, लगभग हर 2 दिन 3 दिन पर आता है। कहीं से आता है कि ये 20 केसेस हैं, अलग अलग सरकारी अधिवक्ता हैं, इसको एक जगह दे दिया है। क्यों एक जगह दे दिया जाए भाई? 20 लोगों को फीस मिलेगा, एक जगह आप देने की बात कर रहे हैं। 20 लोग कोऑर्डिनेट कर लेंगे। इसलिए आप देखेंगे जब भी ऐसा होता है, मैं देखता हूँ कि आप आपस में कोऑर्डिनेशन कर लीजिए। कंप्लेंट्स आते हैं, मैं जरूर भेज देता हूँ उनको कि आपका कमेंट क्या है, लेकिन मैं साथ साथ सरकारी पदाधिकारियों को ये भी कहता हूं कि पहले आप अपना हाउस ऑर्डर में कीजिए, तब ये कंप्लेंट कीजिए। इसलिए मैं आप लोगों का ख्याल रखता हूं और हमेशा ख्याल रखिएगा। बालक बाबू के प्रति तो मैंने अपने उद्गार व्यक्त किए। मेरी इस यात्रा में मेरी धर्म पत्नी का कहावत है ना, बिहाइंड सक्सेस ऑफ एवरी मैन इज अ वुमन। तो मैं उनके प्रति भी आभारी हूँ। आज पुनः आप सब लोगों को यहाँ उपस्थित होने के लिए और मेरे प्रति सम्मानजनक बातें कहने के लिए मैं तहे दिल से आप सबों के प्रति धन्यवाद अर्पित करता हूँ। रायपुर हक साहब को विशेष बार बार शेरो शायरी करने का मौका देने का इंतजाम कीजिए आप। दिल अजीज एडवोकेट जनरल साहब की तरफ से अपनी बहुत ही सम्मानित भाभी श्यामा भाभी की खिदमत में ये शेर पेश करने की जरूरत। हमें भी याद रखें जब लिखें तारीफ गुलशन की। श्यामा भाभी का योगदान
हमें भी याद रखें जब लिखें तारीख गुलशन की कि हमने भी लुटाया है चमन में आशियां। वाह। साथियों, सागर में गागर, कूजे में दरिया, जिसको इंग्लिश में लैटिन में मल्टम इन पार्वो कहते हैं, तो कूजे में दरिया भरने का फन और हुनर कोई हमारे विद्वान महाधिवक्ता से सीखे। शायर ने, गालिब बहुत मशहूर शायर रहे हैं, पूरे वर्ल्ड के जाने हुए शायर हैं, उन्होंने कहा है और भी दुनिया में सुखनवर बहुत अच्छे। सुखनवर स्पीकर को कहते हैं और भी दुनिया में सुखनवर बहुत अच्छे, कहते हैं कि गालिब का है अंदाज़ बयां। वकीलों के लिए, लिपिकों के लिए, उनके संबंध में, उनकी सुख सुविधा के संबंध में जो हमारे लोकप्रिय महाधिवक्ता ने बात कही, तो इन तमाम विधि पदाधिकारियों, सहायक अधिवक्ताओं, लिपिक बंधुओं की ओर से मैं आपकी खिदमत में एक शेर पेश करके अपनी बात खत्म कर रहा हूँ कि आप चाहेंगे अगर चाहने वालों की तरह, आप चाहेंगे अगर चाहने वालों की तरह, हम संवर जाएंगे बिखरे हुए बालों की।